क्या कंडीशन थी ज्योमेट्रिकल की? पहला, मॉलिक्यूल शुड बी प्लैनर, और दूसरा, दो एटम के बीच रोटेशन हिंडर्ड होना चाहिए, और दोनों कार्बन से, डबल बॉन्ड कार्बन से डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। मतलब कल के लेक्चर का ये निचोड़ था। इसी 3 लाइन से तुम ज्योमेट्रिकल आइसोमर के सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो ऑर्गेनिक का क्यों ना हो, चाहे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्यों ना हो। अब ऑर्गेनिक से भी ज़्यादा एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन के बनते हैं, और वो सारे एग्जाम्पल इसी से लग जाएंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर खोजना सीख लिया हमने। सिस, ट्रांस और सिन एंटी बता दिया है। अब इजेड बचा हुआ है। नेमिंग बाद में करेंगे, पहले हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि दोनों कंपाउंड डिफरेंट हैं, दोनों का फॉर्मूला भले सेम हो। ये है देखो सिस, ब्यूटूइन, ये है सिस और ये है ट्रांस। ये है सिस और ये है ट्रांस। दोनों का फॉर्मूला भले सेम हो, स्ट्रक्चर भी सेम हो, लेकिन प्रॉपर्टी में फ़र्क है। ऐसा नहीं कि केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमर में डिफरेंस है, प्रॉपर्टी में फ़र्क है। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन, सब अलग है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मेरे सामने कंपाउंड रख देगा, अब पूछे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, किसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, क्वेश्चन बनता जाएगा। तो सॉल्व कैसे करें? कंसेप्ट क्या है? आज मालिक्यूल ये है, कल मालिक्यूल बदल जाएगा, नया क्वेश्चन आ जाएगा। तो हम इनकी प्रॉपर्टी को डिफ्रेंशिएट कैसे करें, कैसे इनको डिफ्रेंशिएट करें, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो सुनो कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आएगा कि इनमें कौन ज़्यादा स्टेबल है। जवाब वही स्टेबल है जिसमें तनाव कम होगा। जितना तनाव रहित मॉलिक्यूल होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा है, उतना ज़्यादा स्टेबल। जो आदमी तनाव में कम रहता है ना, उसका लाइफ जीवन, उसकी एज ज़्यादा होती है। जितना तनाव कम रहेगा उतनी लाइफ तुम्हारी लंबी रहेगी। ये थर्मो का कंसेप्ट है। तो यहाँ पर भी क्या है, जो मॉलिक्यूल जितना तनाव रहित है, स्ट्रेन लेस है, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। फिर तनाव कैसे देखा जाता है, देखो सामने। बताइए, बल्की ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप 3 डायमेंशनल टेट्राहाइड्रल बल्की ग्रुप, ये भी क्या है, बल्की ग्रुप। इस बल्की ग्रुप में क्या होगा, रिपल्सन। और जहाँ ये रिपल्सन आएगा मॉलिक्यूल में तनाव आ जाएगा, और तनाव आने से इसकी स्टेबिलिटी, ये कम स्टेबल होगा और ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सिस फॉर्म लेस स्टेबल, ट्रांसफॉर्म मोर स्टेबल। तो तनाव कैसे देखा जाता है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है, स्ट्रेन से, तनाव से। आगे चल के बात को थोड़ा और हम खोलेंगे। 3 तरह के तनाव मॉलिक्यूल में होते हैं, एंगल स्ट्रेन, टॉर्सोनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन। ये स्टेरिक स्ट्रेन था, बल्की ग्रुप का रिपल्सन। एंगल स्ट्रेन भी होता है, टॉर्सोनल स्ट्रेन भी होता है, जिसको आगे बताएंगे। इस समय 2 बल्की ग्रुप में रिपल्सन है, जिस वजह से मॉलिक्यूल का तनाव बढ़ेगा, स्टेबिलिटी घटेगी। तो सिस फॉर्म लेस स्टेबल, ट्रांसफॉर्म मोर स्टेबल। दूसरा बात, अब आएगा इनका मेल्टिंग पॉइंट। किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो पहले मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो देखो, मेल्टिंग पॉइंट पर जब भी क्वेश्चन आए ना, तो क्या देखना, पैकिंग। मॉलिक्यूल कैसे पैक्ड है, जितना टाइट पैक होगा, जितना क्लोज पैक होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा। अच्छा, पैकिंग कैसे होगी, देखो सामने। ये बल्की ग्रुप एक साइड, छोटा छोटा ग्रुप एक साइड, और इसमें बल्की ग्रुप अपोजिट साइड। तो जब बल्की ग्रुप सेम साइड हो जाएंगे तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल का जो ओवरऑल शेप आएगा वो जस्ट लाइक ए एग शेप हो जाएगा। और बल्की ग्रुप अपोजिट पोल पे आ जाने से इसका शेप जस्ट लाइक ए रॉड हो जाएगा, रॉड की तरह मॉलिक्यूल हो जाएगा। और ये मॉलिक्यूल क्या होगा, एग शेप। सिस फॉर्म हो गया एग शेप, और ट्रांसफॉर्म हो गया रॉड शेप। अब बताओ, पैकिंग करनी बॉक्स में, कौन टाइटली पैक होगा, एग या रॉड? निश्चित इसकी पैकिंग टाइट होगी, क्लोज पैकिंग हो जाएगी। और जिसकी पैकिंग क्लोज, उसका मेल्टिंग पॉइंट
तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम। हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? क्लोजली पैक, क्लोजली पैक, लूजली पैक। इस फॉर्म की पैकिंग लूज है, ट्रांसफॉर्म की पैकिंग क्लोज है, टाइट पैकिंग है। हाँ, अब आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कैसे खोजना है? जब आप बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मालिक्यूल का इंटरेक्शन, मालिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन कैसा है, और मालिक्यूल के बीच इंटरेक्शन डिपेंड करता है मालिक्यूल की पोलरिटी के ऊपर। पोलरिटी, जो मालिक्यूल जितना पोलर होगा उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज़्यादा, और जब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा। फिर कहोगे आप हाइड्रोजन बॉन्ड को महत्व दे रहे थे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो उसको भी महत्व देंगे। क्या यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है? क्या कंडीशन है? तो फिर जब है ही नहीं तो हम उसकी बात क्यों करें? हाँ, ये जरूर है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का महत्व डाइपोल डाइपोल से ज़्यादा होता है, लेकिन जब हाइड्रोजन बॉन्ड लग ही नहीं रहा है तो पॉसिबिलिटी है पोलर एक नॉन पोलर, एक में डाइपोल है एक में डाइपोल नहीं है। तो जिसमें डाइपोल होगा उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वैन डर वाल्स से ज़्यादा होता है, डिस्पर्सन फोर्स से ज़्यादा होता है। बोलो क्लियर? अब जरा ये विचार करो, इसमें से कौन मॉलिक्यूल हाईली पोलर है? देखा जाए, हाँ पता मिथाइल ग्रुप का नेचर क्या है? डोनेटिंग की विड्रॉइंग, तो निश्चित इलेक्ट्रॉन देगा। ये मिथाइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, तो डायरेक्शन बताओ डाइपोल का इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा। अच्छा, इनका रिजल्टिंग इधर चलेगा, ये इधर डाइपोल ये इधर डाइपोल, इसका रिजल्टिंग चलेगा इस डायरेक्शन में। बोलो हाँ, इधर आ जाओ। इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से, तो कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, तो डायरेक्शन होगा हाइड्रोजन से कार्बन, हाइड्रोजन से कार्बन, तो इसका रिजल्टिंग इधर चलेगा। अच्छा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट जरूर है, क्या कैंसिल होगा? नहीं होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड में फर्क है। अब मैग्नीट्यूड डिफरेंट होने से ये कभी कैंसिल नहीं होगा, मतलब जीरो नहीं होगा, और जब जीरो नहीं है तो पोलर है। इधर आ जाओ। हाँ, इसमें देखो डायरेक्शन मिथाइल से कार्बन डबल बॉन्ड की तरफ, ये sp3 sp2 s करेक्टर ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ भी क्या मिथाइल से डबल बॉन्ड, बताओ मैग्नीट्यूड सेम है ना, डायरेक्शन कैंसिल हो गया। हाँ, इधर आ जाओ, हाइड्रोजन से कार्बन, यहाँ भी हाइड्रोजन से कार्बन, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, तो ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, नेट जीरो, मॉलिक्यूल नॉन पोलर। जबकि ये क्या है? पोलर, और जिसमें पोलरिटी होगी उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज़्यादा, तो मतलब इसके ज़्यादा पोलर है और ये कम पोलर है, हाईली पोलर। इसको कहेंगे नॉन पोलर। हाईली पोलर, नॉन पोलर, और जो ज़्यादा पोलर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, हाई बॉइलिंग पॉइंट, इसका लो बॉइलिंग पॉइंट। ये अंतर है, सिस और ट्रांस में क्या डिफरेंस है? अच्छा, फिर क्वेश्चन आएगा, बताइए किसकी पानी में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है? वाटर में। वाटर क्या है? पोलर, और सॉल्युबिलिटी कंसेप्ट क्या है? लाइक डिजॉल्व लाइक। क्योंकि वाटर पोलर है तो जो मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलर होगा उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा होगी, लाइक डिजॉल्व लाइक। हाँ बताओ, ये मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलर है, ये कम पोलर है, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में, हाँ, मोर सॉल्युबल इन वाटर। जबकि ये है लेस सॉल्युबल इन वाटर। ये रटने की बात नहीं है, समझने की बात है, क्योंकि मॉलिक्यूल बदलेगा, उसका नेचर बदलेगा, डाइपोल बदलेगा, प्रॉपर्टी बदल जाएगी।
अच्छा, अब बात आता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का, हीट ऑफ कंबशन का। तो देखो आइसोमर की स्टेबिलिटी का ये कंसेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स में। जो आइसोमर जितना स्टेबल होता है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होता है, हीट ऑफ कंबशन भी क्या होता है, कम होता है। हाँ बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है? ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, मतलब इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, कंबशन भी कम और इसका ज़्यादा। हाई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, सिस का हाई, ट्रांस का लो। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये कंसेप्ट आइसोमर की स्टेबिलिटी का। जब भी आइसोमर की स्टेबिलिटी खोजना हो तो इस तरह से खोज सकते हैं, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से। जो आइसोमर जितना स्टेबल होता है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, हीट ऑफ कंबशन भी क्या होगा, कम। क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, ट्रांसफॉर्म इसका कम होगा, इसका ज़्यादा। हाई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाई हीट ऑफ कंबशन, कंबशन ऊपर लिखे। हाँ, हाई हीट ऑफ कंबशन, यहाँ हो जाएगा लो हीट ऑफ कंबशन। किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करो ना तो CO2 वाटर बनता है। तो जब हम सिस का कंबशन कराएंगे तो हीट ज़्यादा चेंज आएगा, हीट का चेंज ज़्यादा आएगा, इसमें हीट का चेंज कम आएगा। और देखो जब डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे, पाई बॉन्ड पर हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे तो एडिशन के दौरान हीट का चेंज आता है, उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो ठीक है, ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल है तो इसमें हाइड्रोजन का एडिशन कराने पर हीट का चेंज कम आएगा, इसमें हीट का चेंज ज़्यादा आएगा। इसी को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसका हाई, इसका लो, क्योंकि ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। हाँ, और क्या फ़र्क है? मान लो यहाँ एसिड ग्रुप लगा दिया जाए, अभी यहाँ तो मिथाइल ग्रुप लगा है, मान लो हम एसिड ग्रुप लगा दें जैसे मैलाइक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, तो क्या फ़र्क आएगा? देखो सामने, हाँ मैलाइक एसिड, ये मैलाइक एसिड है और ये है फ्यूमेरिक एसिड। हाँ, फर्क है इन दोनों की एसिडिटी पर। देखो एसिड ग्रुप यहाँ भी है, एसिड ग्रुप यहाँ भी है, लेकिन दोनों की एसिडिटी में फ़र्क है। इसमें से एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, दूसरा वीक एसिड है। हम कैसे जाने कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, कैसे खोजे? तो कंसेप्ट देखो वही है पहले वाला, क्या कि जहाँ तुम्हें दो एसिड की ताकत चेक करना हो, तुम दोनों का कंजुगेट बेस बनाओ। क्या बनाओ? और दोनों की स्टेबिलिटी चेक करो। जिस एसिड का कंजुगेट बेस स्टेबल होगा उस एसिड की ताकत ज़्यादा होगी। अच्छा, कंजुगेट बेस कैसे बनता है? हाँ, H+ निकाल दो तो बनता है कंजुगेट बेस। तो H+ निकलने के बाद कंजुगेट बेस ये बना, और यहाँ से भी H+ निकाल दें तो कंजुगेट बेस ये बन जाएगा। अच्छा, इस दोनों कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखी जाए, इस कंजुगेट बेस के बगल में हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी दिख रही है, देखो। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से, इस चिलेशन से इसकी चार्ज डेंसिटी घटती जाएगी, और कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी, और कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होने से दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक कंपेयर टू दिस। जबकि यहाँ देखो कंजुगेट बेस के बीच की दूरी ज़्यादा होने से यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की कोई संभावना नहीं है, चार्ज की इंटेंसिटी नहीं घट पाएगी, तो स्टेबिलिटी कम, कंजुगेट बेस कम स्टेबल, तो हाइड्रोजन विल बी लेस एसिडिक। ये वीक एसिड और ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। हाँ, मैलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड। cis form strong acid, transform weak acid।
हाइड्रोलिसिस फॉर्म स्ट्रॉन्ग एसिड है, ट्रांसफॉर्म क्या है, वीक एसिड है। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड का कंसेप्ट तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, चार्ज का इंटरेक्शन है, लेकिन हम लोग एसिड की स्ट्रेंथ को एक्सपेरिमेंटली कंपेयर करते हैं के से। के वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयनिक इक्विलिब्रियम में आता है ना एसिड का के, डिसोसिएशन कांस्टेंट। जिस एसिड का के ज़्यादा वो एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर। ये एक्सपेरिमेंटल बात बता रहा है, ये तो थ्योरेटिकल है। ये तो थ्योरेटिकली कैसे चेक करना है, प्रैक्टिकली कैसे चेक करना है किसी एसिड की ताकत को, वो है उस एसिड का के, डिसोसिएशन कांस्टेंट। जिस एसिड का के ज़्यादा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा, उसकी एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा। अब हम जाके बुक से यदि हम डाटा चेक करें तो हम पाएंगे मैलिक एसिड चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका के वैल्यू ज़्यादा होगा, इसका के वैल्यू कम होगा। ये हम चेक कर सकते हैं, डाटा अवेलेबल है बुक में। अच्छा ध्यान से देखो, क्योंकि इस पे 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है तो इसका 2 के होगा, एक होगा Ka1, दूसरा Ka2। पहला Ka इसके लिए और दूसरा Ka इसके लिए है। अच्छा फ्यूमेरिक एसिड में भी 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है तो यहाँ पर भी Ka की 2 वैल्यू आएगी, Ka1, Ka2। ये मैलिक एसिड और ये है फ्यूमेरिक एसिड। अच्छा बुक में डाटा देखा है तो क्या मिला हमको, क्योंकि मैलिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका Ka वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब इसका Ka1 ज़्यादा है फ्यूमेरिक एसिड के Ka1 डैश से, Ka1 मोर देन Ka1 डैश। ये मैलिक एसिड का है और ये फेरिक एसिड का। अच्छा हम जब दोबारा दूसरा Ka चेक कर रहे हैं दूसरा, तो पता चला इसका ज़्यादा आ रहा है, ये ज़्यादा आ रहा है और ये कम आ रहा है। क्यों? हाँ, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना देने से, स्टेबल फॉर्म में आ जाने से अब ये हाइड्रोजन बाहर नहीं आना चाहता है। ठीक है, तो इसका Ka कम हो जाएगा, ये एसिड क्या होगा, वीक हो जाएगा और ये वाला एसिड स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए आज को हमने कहा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से एसिडिटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड H+ निकलने के बाद बना या पहले ही बन गया। याद करो। तो देखो बुक में तुम चेक कर सकते हो, मैलिक एसिड का पहला Ka ज़्यादा है फ्यूमेरिक एसिड से और फ्यूमेरिक एसिड का Ka2 ज़्यादा है मैलिक एसिड K2 से। बोलो बात समझ में आया? मतलब दोनों की Ka वैल्यू में भी फर्क है। इसका हाँ, चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, ज़्यादा, हाई डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, जबकि फ्यूमेरिक एसिड का क्या होगा, लो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ब्रैकेट में Ka। दोनों की एसिडिटी में, दोनों के Ka में, दोनों के हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन, सॉल्युबिलिटी, डाइपोल मोमेंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी, सब फर्क है। और ठीक है फर्क है तो खोजना कैसे है, तरीका सब बता दिया हम। अब इस तरीकों को ध्यान में रखना है, न कि एग्जाम्पल रट लेना। ये सब रटने की बात नहीं, हम अभी एग्जाम्पल बदल देंगे, आंसर बदल जाएगा साहब। इसलिए खोजने का तरीका सीखो कि कैसे खोजना है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डाइपोल मोमेंट, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन, स्टेबिलिटी, खोजना कैसे है, वो तरीका क्या है वो सीखो, न कि एग्जाम्पल को बैठ के रट लो सब। हाँ बोलो, समझ में आया? हम चेक करें, थोड़ा नया एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल बदल देंगे और फिर देखें तुम क्या करते हो उसमें। कंसेप्ट सुना दिया हमने। हाँ एक चीज़ छूट गया और ऐड करना है उसको, फिर पूछते हैं। अभी एक चीज़ और ऐड करेंगे इसमें। अब क्या देखो सामने, ये है मैलिक एसिड, और नीचे है फ्यूमेरिक एसिड। ये है सिस
ये है ट्रांस, ये मैलेइक एसिड, ये फ्यूमेरिक एसिड। दोनों में फ़र्क ये भी है कि जो इस मैलिक एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप सेम साइड आ जाने से इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये कार्बोक्सिल ग्रुप इस कार्बोक्सिल ग्रुप को रिपेल करेगा, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप है ना, यहाँ छोटा ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है, इनमें रिपल्सन ज़्यादा, इसमें रिपल्सन क्या होगा, कम। तो ये रिपल्सन ज़्यादा होने से, मॉलिक्यूल तनाव में ज़्यादा होने से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये स्टेबिलिटी कम होने की वजह से जब इसको हम गर्म करते हैं तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वाटर का लॉस कर देगा, वाटर इसमें से बाहर आएगा, यहाँ से H2O बाहर आएगा और बन जाएगा मैलेइक एनहाइड्राइड। ऐसा बुक में लिखा है। मैलेइक एसिड को गर्म करने पर 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसमें से वाटर क्या होगा, बाहर आ जाएगा और बन जाएगा मैलेइक एनहाइड्राइड। वाटर क्यों आया, इसलिए वाटर आया कि वाटर निकलने से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें देखो चिलेशन हो जा रहा है, रिंग बन जा रही है, और रिंग बनने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब ये मॉलिक्यूल थर्मोडायनामिकली ज़्यादा स्टेबल है, तो मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी पाने के लिए वाटर लॉस कर देता है, लेकिन कितने पर, 150 पर, ऐसा बुक में लिखा है। फ्यूमेरिक एसिड के साथ यही काम किया गया, उसको भी हीट करके वाटर निकालने का प्रयास किया गया, तो वो भी वाटर निकाला, लेकिन 350 पर वाटर का लॉस किया। क्यों, इतना टेम्परेचर क्यों ज़्यादा लग गया, क्योंकि मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल था और ये मॉलिक्यूल कम स्टेबल है, इसमें दूरी ज़्यादा होने से रिपल्सन कम, तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो ये ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से इसमें से वाटर निकालने के लिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट बढ़ गई, 350, ये 150। ये भी वाटर का लॉस करेगा, ये भी करेगा, और बनेगा सेम प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट, मैलेइक एनहाइड्राइड, सेम प्रोडक्ट। तो फर्क है, मैलिक एसिड एनहाइड्राइड बनाता है 150 पर, फ्यूमेरिक एसिड बनाता है 350 पर। कोई पूछे क्यों, तो कहना मैलिक एसिड कम स्टेबल है, फ्यूमेरिक एसिड ज़्यादा स्टेबल है, और जो ज़्यादा स्टेबल है उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, 350। अच्छा, फिर क्वेश्चन मन में आएगा कि मैलिक एसिड से वाटर निकला तो मैलेइक एनहाइड्राइड बना, तो फ्यूमेरिक एसिड से वाटर निकला तो फ्यूमेरिक एनहाइड्राइड बनना था, लेकिन आपने तो वही बना दिया, मैलेइक एनहाइड्राइड। जब वाटर फ्यूमेरिक एसिड से निकल रहा है तो फ्यूमेरिक एनहाइड्राइड ना बने, प्रोडक्ट तो वही बन रहा है, मैलेइक एनहाइड्राइड। जवाब, जब तुमने टेम्परेचर ज़्यादा दिया है तो इस हाई टेम्परेचर पर पाई बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, और टूटने के बाद फ्री सिंगल बॉन्ड में रोटेशन क्या होता है, फ्री हो जाता है, और जब रोटेशन फ्री हो जाता है तो घूमते घूमते ये सेम साइड आएगा, जहाँ ये सेम साइड आएगा वाटर लॉस हो जाएगा। मतलब जो तुमने एक्स्ट्रा टेम्परेचर दिया है उसमें पाई बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है, और वो ट्रांसफॉर्म बदल जाता है सिस में, तब वाटर का लॉस होता है, इसलिए एक्स्ट्रा टेम्परेचर चाहिए। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांस सिस में बदल सकता है, अपने आप तो नहीं बदलेगा, लेकिन हीट करने से बदल जाएगा, हीट देंगे तो बदल जाएगा। इसलिए हमने कहा था सिस ट्रांस ये प्रोसेस इंटर कन्वर्जन अपने आप नहीं होता है, जब तक तुम नहीं चाहोगे, कंडीशन नहीं दोगे, तब तक ये इंटरचेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रोटेशन में हिंड्रेंस है। लेकिन हम हीट दे करके पाई बॉन्ड को तोड़ करके ये कन्वर्जन करा सकते हैं। तो कन्वर्जन के कितने प्रोसेस हैं, कितनी पॉसिबिलिटी, लिखो, हाउ कन्वर्ट सिस ट्रांस, हाउ कन्वर्ट ट्रांस इनटू सिस। ट्रांस सिस का कन्वर्जन कैसे होगा, 3 तरीके हैं। पहला, हीट दे दो, गरम कर दो, कितना गरम करें, इतना भी ना गरम करो कि जल के राख हो जाए, कितना हीट दें, हाँ, पाई बॉन्ड टूट जाए, क्योंकि पाई बॉन्ड को तोड़ना है, तो पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी दें। याद करो, तुम लोग को हम सिग्मा पाई पढ़ाते समय लिखवाए हैं कॉपी में
कि सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी 88 किलो कैलोरी होती है और पाई बॉन्ड की 65, तो वही बुक में लिखा 62 के आसपास एनर्जी चाहिए। कितना? 62 किलो कैलोरी या 65 चल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हीट में तुमको 65 किलो कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी पर मोल एल्कीन के साथ। हाँ, दूसरा यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट से भी सिस ट्रांस इंटरचेंज होगा। हाँ, तीसरा कैटलिस्ट, कैटलिस्ट से भी सिस ट्रांस का इंटरचेंज होता है, नहीं होता? कहाँ होता है? सिस ट्रांस का इंटर कन्वर्जन कैटलिस्ट के द्वारा कहाँ होता है? जब आप क्रेब्स साइकिल में मैलिक एसिड और फेमेरिक एसिड का इंटर कन्वर्जन आइसोमरेज एंजाइम है, तो एंजाइम कैटलिस्ट में हुआ, तो वही है कैटलिस्ट। एंजाइम कैटलिस्ट से भी सिस ट्रांस का इंटरचेंज होता है। मतलब ये प्रोसेस अपने आप नहीं होगा, कंडीशन दोगे तो इंटरचेंज हो जाएगा। चलो, अब हम तुम्हारे सामने कुछ मालिक्यूल रखते हैं, 2 मालिक्यूल सिस और ट्रांस, बताना उनकी प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। और कंसेप्ट हमने सुना दिया, सो याद है? कंसेप्ट भूल गया? हाँ, बताओ, मेल्टिंग पॉइंट में क्या देखा जाता है? पैकिंग। बॉइलिंग पॉइंट में क्या देखा जाता है? इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। स्टेबिलिटी में क्या देखा जाता है? तनाव, कि बल्कि ग्रुप के बीच रिपल्सन तो कम है, जितना रिपल्सन कम तनाव कम, मालिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा। सॉल्युबिलिटी कैसे खोजी जाती है? वाटर में कौन ज़्यादा पोलर है? जो पोलर ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन कैसे खोजा जाता है? स्टेबिलिटी से। जो जितना स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, कंबशन भी क्या होगा? कम। अब इस बात को ध्यान में रख के आंसर बताओ। ये है सिस, ये है ट्रांस, ये है सिस, ये है ट्रांस, ये है 1, ये है 2। बताना क्या है? पहला स्टेबिलिटी, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट, तीसरा बॉइलिंग डाइपोल मोमेंट, पोलरिटी किसकी पोलरिटी ज़्यादा, फिर डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, फिर बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा, फिर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, बॉइलिंग है ना, और बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। चलो अरेंज करो फटाफट। सोच लिया? तो कहीं तो उतार ही रहे हैं क्वेश्चन, जल्दी करो ना। हो गया? चलो, स्टेबिलिटी, हाँ ट्रांस, क्योंकि बल्कि वो अपोजिट पोल पर है,
तो मालिक्यूल हो गया रॉड शेप। ठीक है, इसमें क्या होगा, दोनों के बीच की दूरी ज़्यादा, रिपल्सन कम, तनाव कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा। हाँ, 2 इज मोर देन 1। मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, और ट्रांसफॉर्म की पैकिंग क्या होगा, क्लोज टाइट पैकिंग। मेल्टिंग पॉइंट 2 इज मोर देन 1। पोलरिटी, जिसका डाइपोल ज़्यादा, हाँ इसका डायरेक्शन होगा इधर, इसका डायरेक्शन इधर, इसका इधर, इसका इधर, दोनों का रिजल्टिंग मिल जाएगा और मालिक्यूल भाग जाएगा ऊपर। इधर आ जाओ, इसका डायरेक्शन इधर चलेगा, इसका इधर चलेगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका डायरेक्शन इधर, इसका इधर, ये भी कैंसिल, तो नेट जीरो। ये हो गया नॉन पोलर, जबकि इसका जीरो नहीं है, ये है पोलर। हाँ, पोलरिटी पूछा है, तो 1 इज मोर देन 2। मिलाओ सब लोग। अच्छा, डाइपोल मोमेंट 1 का ज़्यादा होगा 2 से। बॉइलिंग पॉइंट, हाँ इसमें डाइपोल है, इसमें वंडरवाल है, और डाइपोल की ताकत वंडरवाल से ज़्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट 1 का ज़्यादा होगा 2 से। हाँ, सॉल्युबिलिटी, हाँ पोलर मॉलिक्यूल की वाटर में ज़्यादा होगी। 1 इज मोर सॉल्युबल देन 2, मोर देन 2। मिला लो। मतलब एग्जाम में क्या होगा, इतना दे करके क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब कई क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरह से। 5वां बॉइलिंग पॉइंट, हाँ जिसका डाइपोल ज़्यादा, उसमें डाइपोल इंटरेक्शन ज़्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो जो कि मॉलिक्यूल पोलर है, इसमें डाइपोल, जबकि उसमें क्या है, वंडरवाल, और डाइपोल की ताकत वंडरवाल से ज़्यादा। बॉइलिंग पॉइंट में इंटरेक्शन देखना है, और मेल्टिंग पॉइंट में पैकिंग देखनी है, पैकिंग, मॉलिक्यूल कैसे पैक्ड है। अच्छा, मॉलिक्यूल बदल रहे हैं, देखो सामने मॉलिक्यूल बदल रहे हैं, देखना आंसर वही रहेगा, चेक करना। हाँ, ये है ट्रांस, ये है सिस, ये है 1, ये है 2। देखो मॉलिक्यूल बदल गया और क्वेश्चन वही है, आंसर क्या होगा। सोच लिया। हाँ, डायस्ट्रीमर, इसको बाद में जवाब देना, अभी छोड़ दो, पहले नीचे वाला देख लो, इसको बाद में देंगे। इसको हमने लिख लिया, से भूल ना जाए हमको, इसलिए लिखा हमने। हाँ चलो, 1 2 3 4 5 से पहले बताओ, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा। हाँ 1 की, क्योंकि हाँ देखो बल्कि ग्रुप अपोजिट पोल पर हैं, तो दूरी ज़्यादा, रिपल्सन कम, तनाव कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी 1 की ज़्यादा होगी 2 से। मिलाओ सब लोग। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता पैकिंग पर, और ट्रांसफॉर्म की पैकिंग क्या होगा, क्लोज, तो मेल्टिंग पॉइंट होगा 1 का ज़्यादा होगा 2 से। पोलरिटी किसकी ज़्यादा, वो कैसे, हाँ कार्बन से ब्रोमीन की तरफ और मिथाइल से कार्बन की तरफ, दोनों वेक्टर देखो जुड़ गए, नेट वेक्टर इधर चलेगा, जबकि इधर देखो
इसमें कार्बन से ब्रोमीन की तरफ या मिथाइल से कार्बन की तरफ एक वेक्टर ऊपर जा रहा है, एक वेक्टर नीचे आ रहा है, पता है इसमें कैंसिलेशन है, इसमें एक वेक्टर का सब्सट्रैक्शन है, सब्सट्रैक्शन, जबकि यहाँ वेक्टर का क्या है, एडिशन। तो निश्चित इसका नेट वेक्टर ज़्यादा आएगा, नेट डाइपोल ज़्यादा आएगा। तो हम कहेंगे ये मोर पोलर है और ये लेस पोलर है। हाई 1 का पोलरिटी ज़्यादा होगी 2 से, और जिसकी पोलरिटी ज़्यादा उसका डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा 1 का ज़्यादा होगा 2 से। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट, हाँ, जिसकी पोलरिटी ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा 1 का ज़्यादा होगा 2 से। अच्छा, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, हाँ, क्योंकि 1 ज़्यादा पोलर है तो वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा, 1 का ज़्यादा होगा 2 से। देखो आंसर पिछले से बदल गया, तरीका क्या ये है। अच्छा, इसमें एक शब्द हमने लिखा है डाइस्टीरियोमर। देखो डाइस्टीरियोमर का इस्तेमाल पहले ऑप्टिकल आइसोमर में किया जाता था, लेकिन अब इसका स्पेक्ट्रम ब्रॉड है, इसको स्टीरियो आइसोमर में भी इस्तेमाल किया जाएगा। डाइस्टीरियोमर है क्या? जवाब, ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज बने ही ना, वह डाइस्टीरियोमर। अच्छा, मिरर इमेज बन गए नॉन सुपरइम्पोज तो कहेंगे इनएंशियोमर, और डाइस्टीरियोमर में मिरर इमेज बने ही ना। तो बताओ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्टीरियो आइसोमर में आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? आता है। इसमें एक है सिस और दूसरा है ट्रांस। ये देखो ये सिस है और ये हो गया ट्रांस। अब बताओ जब ये स्टीरियो आइसोमर में है तो क्या ये आपस में मिरर इमेज बन सकते हैं? क्या इसके सामने मिरर रख दे, मिरर, क्या इसका इमेज कभी ये हो सकता है? ये है सिस और ये है ट्रांस। जब ये आपस में मिरर इमेज नहीं बन सकते तो हम बोल सकते हैं सिस ट्रांस आर, नोट कर लो, सिस ट्रांस आर डाइस्टीरियोमर। सिस ट्रांस आर डाइस्टीरियोमर। डाइस्टीरियोमर का मतलब क्या है? दोज स्टीरियो आइसोमर, दोज स्टीरियो आइसोमर। डाइस्टीरियोमर, दोज स्टीरियो आइसोमर which does not form object and mirror image. Those stereoisomer which does not form objects and mirror image. Does not form object and mirror image. हाँ बोलो, बात समझ में आ गई? तो मेरे सामने ऐसे सिस ट्रांस रख दे और पूछे प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है तो हम निकाल सकते हैं ना। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डाइपोल, स्टेबिलिटी, जैसा पूछेगा हम निकाल सकते हैं। कंसेप्ट यही है, इसी कंसेप्ट से हम दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट आएगा, मेरे सामने कार्बन की एक लंबी चेन रख देगा और उसमें डबल बॉन्ड दिखा देगा, ठीक है, और पूछेगा इसमें कितने ज्योमेट्रिकल सेंटर, हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल सेंटर, हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल सेंटर। अच्छा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशन बताए थे ना, बस वही कंडीशन लगा दो और जहां दिख जाए वो ज्योमेट्रिकल सेंटर है। देख लिया सबने? देख लिया? हाँ बताओ, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है? नहीं है। ये? हाँ, ये हाँ, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर यहाँ हो गए 3। पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा। अच्छा, एक चीज और, पहले क्वेश्चन को और क्लियर करें जरा, इसको देखो ध्यान से।
हाँ जरा ध्यान से देखो, इसमें इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, जरा ध्यान से। इसमें कितने स्यूडो ज्योमेट्रिकल सेंटर हैं एंड कितने नॉर्मल ज्योमेट्रिकल मतलब ट्रू ज्योमेट्रिकल सेंटर हैं। इसमें एक स्यूडो है, फॉल्स, और हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। वो कौन है? हाँ ये वाला, ये फॉल्स है। स्यूडो है मतलब हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन ये ट्रू है, ये हमेशा रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, विच मॉलिक्यूल हैविंग स्यूडो ज्योमेट्रिकल सेंटर, तो ये ज्योमेट्रिकल सेंटर स्यूडो है, फॉल्स है। जबकि ये तो हमेशा ज्योमेट्रिकल रहेगा, लेकिन ये रह भी सकता है और नहीं भी। वो कैसे? वो कैसे? देखो ध्यान से, इस कार्बन से ग्रुप डिफरेंट लगे हैं ना, ये डिफरेंट है, लेकिन इस कार्बन से लगा ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम हो भी सकता है और नहीं भी, हो भी सकता है और नहीं भी। वो कैसे? मान लो ये ज्योमेट्रिकल सेंटर सिस है और ये भी ज्योमेट्रिकल सेंटर सिस है, तो ये ज्योमेट्रिकल, तब ये ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं हुआ क्योंकि दोनों ग्रुप सेम हो गए। अच्छा ये सिस और ये ट्रांस कर दे तो बताइए ज्योमेट्रिकल सेंटर है कि नहीं? पहले बताओ, है ना? ये भी ज्योमेट्रिकल सेंटर है। यदि ये ट्रांस, ये सिस, तो बताइए ग्रुप सेम है कि डिफरेंट हुआ? ये भी क्या हुआ? तो दिस इज ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया, हो गया। अच्छा ये भी सिस और ये भी सिस, चलो जब दोनों सिस सिस हो गए तो ये ग्रुप सेम हो जाने से ये ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है, मतलब फॉल्स, कभी है तो कभी नहीं है। स्यूडो ज्योमेट्रिकल सेंटर बना के दिखा दें। हाँ बताओ, इस समय क्वेश्चन पूछेगा, इस समय कितने ज्योमेट्रिकल सेंटर है? हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल सेंटर? बोलो। हाँ कौन कौन सा? ऑप्शन दिया ए बी सी, उसमें ऑप्शन दिया ए बी, ए सी, बी सी, ए बी सी। हाँ आंसर होगा ए और बी। ये ज्योमेट्रिकल सेंटर हैं, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है। क्यों? ये भले डिफरेंट हो लेकिन ये क्या है? सेम है, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है, फॉल्स। अच्छा मान लो हम क्या करते हैं, इसमें हाँ अब देखो ध्यान से, अब ये देखो ट्रांस और ये हो गया सिस, ये ट्रांस और ये सिस, पता डिफरेंट, ये भी डिफरेंट। हाँ ज्योमेट्रिकल सेंटर 1 2 3 तीनों हो गए, मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर को पहचानना भी है। अच्छा अगला क्वेश्चन आएगा, मेरे सामने कार्बन की चेन रख दिया, ठीक है, कह रहा है इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे? हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर? पहला काम सोच लिया ना, अब हम जो बता रहे मिलाओ कि हम क्या बोल रहे हैं, अपने क्या सोच रहे हो। पहला काम तो ज्योमेट्रिकल सेंटर खोज लो, कितने ज्योमेट्रिकल सेंटर हैं? हाँ ये है, ये है, ये है, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन लग गए ना, इसलिए ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है। अच्छा उसके बाद ये देखो कि इसका ज्योमेट्रिकल्स का ये वाला एंड और ज्योमेट्रिकल सेंटर का दूसरा लास्ट ये वाला एंड, दोनों एंड सेम है कि डिफरेंट है? जब दोनों एंड ज्योमेट्रिकल सेंटर के दोनों एंड डिफरेंट हैं तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने का फॉर्मूला है 2 का पावर n, और n इज द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर।
n इज द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर। कितने ज्योमेट्रिकल सेंटर है? 3। तो आंसर हो जाएगा 2 का पावर 3, आंसर हो जाएगा 8। लेकिन ये रूल कब लगाएंगे? जब दोनों एंड डिफरेंट हैं तब। नोट करो, इफ मॉलिक्यूल हैविंग an geometrical center, if molecule having an geometrical center and both end of the molecule is different, then number of geometrical isomer 2 to the power n, नंबर ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएगा 2 to the power n। हाँ, n क्या है? हाँ, n is the number of geometrical center, n is the number of geometrical center। मान लो दोनों एंड सेम हो गए तब, जैसे ये हाँ बताओ, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है ना? ये अच्छा, इसका एंड देखो, इसका भी एंड देखो, सेम है। अब क्या करें? अब रूल बदल जाएगा। हाँ, क्या बदल जाएगा? इफ मॉलिक्यूल हैविंग एन ज्योमेट्रिकल सेंटर एंड बोथ एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज सेम, पहले डिफरेंट था, अब सेम, देन नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएगा, देन नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power p minus 1। लिखो, इफ molecule having an geometrical center and both end of the molecule is same, both end of the molecule is same, then number of geometrical isomer 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power p minus 1। हाँ, n क्या है? n नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर, p क्या है? हाँ, p की वैल्यू n की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। हाँ, पहले n लिख लिया ना, n इज द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर। p की वैल्यू n की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। मान लो n की वैल्यू इवन नंबर है, इवन नंबर, तो उस केस में p की वैल्यू हो जाएगी n/2 हो जाएगी। मान लो n की वैल्यू ऑड नंबर में आ रही है, तो p की वैल्यू हो जाएगी n + 1/2 हो जाएगा। ठीक है, p की वैल्यू n की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। n इवन नंबर है तो p = n/2 और n ऑड नंबर है तो p = n + 1/2। हाँ, अब बताओ, इस कंसेप्ट को इसमें लगाओ, बताओ कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हुए? चेक करो।
कितना? हाँ, हाँ, 2 का पावर n माइनस 1 प्लस 2 का पावर p माइनस 1, यही ना है। हाँ, ज्योमेट्रिकल सेंटर कितने हैं? 3, तो n की जगह रखाएगा 3। अच्छा, p की जगह, n की वैल्यू ऑड नंबर है ना, 3 नंबर ऑड है, तो p की वैल्यू क्या होगा? n प्लस 1/2 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4/2, यानी कि 2 आ गया, तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 1, p की वैल्यू 2 आ जाएगा ना। हाँ, 3 में से 1 गया तो 2, 2 का पावर 2, प्लस 2 में से 1 गया 1, तो 2 का पावर 1। हाँ, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, आंसर आ गया 6। ये आ गया आंसर। तो ऊपर वाले केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर की संख्या 6 है और नीचे वाले केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर की संख्या 8 थी, जबकि दोनों में ज्योमेट्रिकल सेंटर 3-3 है। लेकिन पहले वाले केस में एंड दोनों का डिफरेंट था और दूसरे वाले केस में दोनों का एंड सेम है। बोलो, बात समझ में आ गया? तो कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कल के लेक्चर में ज्योमेट्रिकल सेंटर खोजना सीख लिया और आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर की संख्या निकालना सीखा। हाँ, कल हम लोग ने नेमिंग में सिस्ट्रान सीख लिया था, सिन एंटी सीखा था, ईजेड नहीं बताए थे, तो आज वो भी सीख लो। ईजेड नोटेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। एग्जाम में देखो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, हेक्सा, क्वेश्चन देखो ऐसे आ सकता है, हेक्सा 2 4 डाई इन हैविंग हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर। हाँ, अब तुमको इसका पहले स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, IUPAC क्लियर होना चाहिए। IUPAC नहीं पता, स्ट्रक्चर नहीं बनाने आता, ज्योमेट्रिकल क्या खोजोगे? इसलिए पहले IUPAC सिखा दिया सबको। हेक्सा 2 4 डाई इन, निकालो। बोलो, हेक्सा मतलब 6, 6। हाँ, 2 पर 1 2 3 4 पर 2 4 डाई इन हो गया ना। अच्छा, ज्योमेट्रिकल सेंटर कितने हैं? हाँ, 2 हैं। अच्छा, दोनों एंड क्या है? सेम है, तो मतलब फॉर्मूला लगेगा 2 का पावर n माइनस 1 प्लस 2 का पावर p माइनस 1। हाँ, n की वैल्यू कितनी हो गई? 2, तो 2 का पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 का पावर n की वैल्यू इवन नंबर है ना, तो p की वैल्यू हो जाएगी n/2, क्योंकि 2 आ रहा है तो 2/2 1 माइनस 1। हाँ, 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा, 2 का पावर 1, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और किसी का पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 हो जाती है, 1 हो जाती है। 2 का पावर 1 और 2 का पावर 0 1, आंसर आया 3। पता है ना, किसी का पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 हो जाती है। हाँ, आंसर आएगा 3। हाँ, अब हम लोग सीखेंगे ईजेड नोटेशन इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ईजेड नोटेशन इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर। पहली बात, ईजेड नोटेशन हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर में देना कब है? कब सिस्ट्रांस देना है, कब सिन एंटी देना है, कब ईजेड देना है। हाँ, सिन एंटी तब देंगे जब कार्बन के अलावा कोई दूसरा आइटम आ जाए पाई बॉन्ड के साथ, नाइट्रोजन आ जाए
तो सिन एंटी चलेगा। और EZ नोटेशन तब दिया जाता है जब कार्बन से लगे चारों ग्रुप डिफरेंट हो या 3 डिफरेंट हो। 3 डिफरेंट पे भी चलेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मतलब इसमें चारों डिफरेंट है, इस केस में EZ चलेगा। 3 डिफरेंट है तब भी चलेगा, मतलब यहाँ 3 ग्रुप डिफरेंट है, बाकी एक ग्रुप सेम है। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये भी है, इस केस में भी EZ चलेगा। 3 या 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं डबल बॉन्ड से तो EZ नोटेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमर में चलेगा। नोट करो, EZ नोटेशन इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर डिफाइन when 3 or 4 different group present on double bond carbon, on carbon double bond, on carbon double bond. Defined when 3 or 4 different group present on carbon double bond. जब कार्बन डबल बॉन्ड से 3 या 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं वहां हम EZ नोटेशन यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, EZ नोटेशन कैसे निकालना है, इसके लिए CIP रूल है। CIP रूल 3 साइंटिस्ट ने मिलकर इसको बनाया, कान, इनगोल्ड, प्रिलॉग, प्रियोरिटी रूल। अब ये CIP रूल ये हमारे आइसोमर में 2 जगह काम आता है, ज्योमेट्रिकल में EZ खोजने के लिए और ऑप्टिकल में RS खोजने के लिए। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पाया जाएगा ना, एब्सोल्यूट RS, वहाँ भी यही रूल काम करेगा। क्योंकि ये रूल 2 जगह काम आता है तो हम एक ही बार लिखवाएंगे इसको, 2 बार नहीं लिखवाएंगे, एक बार लिखवाएंगे बस। और इसको लिखवाएंगे हम एब्सोल्यूट में जाके। आज केवल सुन लो क्योंकि बेल बज गया, आज रूल को सुन लो, समझ लो, और हम लिखवाएंगे एब्सोल्यूट में जब पढ़ाएंगे RS। ठीक है, तो देखो क्या है रूल, CIP रूल। हाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मान लो 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, हमको CIP डिसाइड करना रूल, तो EZ निकालना है। कैसे करेंगे देखो, हाँ CIP का पहला रूल ये कहता है कि सेम कार्बन से जो डिफरेंट ग्रुप लगे हैं इन डिफरेंट ग्रुप को प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज करना है एटॉमिक नंबर के अनुसार। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी और जिसका कम है उसको सेकंड प्रायोरिटी। हाँ, अब बताओ क्लोरीन फ्लोरीन में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो ये हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी और ये हो गया सेकंड प्रायोरिटी। यही काम दूसरे वाले कार्बन के लिए भी करना है। इस कार्बन से ब्रोमीन और आयोडीन किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी। प्रायोरिटी ऑर्डर देने के बाद देखो फर्स्ट प्रायोरिटी सेम साइड आ जाए तो Z बोलो, अपोजिट साइड आ जाए तो E बोलो। इस समय अपोजिट साइड है तो ये कार्बन कंपाउंड E हो गया, E हो गया। सेम साइड आए तो Z, अपोजिट साइड आए तो E। ये लाइन हम वहां नहीं लिखवाएंगे, इसको अभी नोट कर लो, ये लाइन केवल एक लाइन बस। देखो, इफ बोथ फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑक्यूपाई एट द सेम साइड, इफ बोथ फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑक्यूपाई एट द सेम साइड, if both first priority group occupy at the same site, if both first priority group occupy at the same site, then configuration of the molecule reported to be Z. If both first priority group occupy at the same site, then configuration of the molecule reported to be Z. And if both first priority group occupy opposite site, if
both first priority group occupy opposite side with respect to double bond. Then if both first priority group occupy at the opposite side with respect to double bond, then configuration of the molecule reported to be E. E ये लाइन हमने यहाँ लिखवा दिया क्योंकि ज्योमेट्रिकल का टर्म था, ऑप्टिकल में इसका यूज़ नहीं पड़ेगा, बाकी और जो बताएंगे सब यूज़ आएगा, तो इसलिए इसको हमने यहाँ लिखवा दिया, बाकी अब आगे लिखवाएंगे। सामने देखो, ये तो पहला रूल था, CIP का पहला रूल है। हाँ, एक बार फिर सुन लो, सेम कार्बन से जो डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, इन डिफरेंट ग्रुप को प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज करना है एटॉमिक नंबर के अनुसार। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी और जिसका कम है उसको सेकंड प्रायोरिटी। अच्छा, हमने क्या बोला, सेम कार्बन से जो दो ग्रुप लगे हैं उनमें प्रायोरिटी ऑर्डर देना है, लेकिन स्टूडेंट क्या करता है कि डिफरेंट कार्बन से जो ग्रुप लगे हैं उनमें प्रायोरिटी ऑर्डर देने लगता है, वो गड़बड़ हो जाएगा। सेम कार्बन से दो ग्रुप लगे हैं उनमें प्रायोरिटी ऑर्डर देना है एटॉमिक नंबर के अनुसार। बात क्लियर? मान लो इस सेम कार्बन से दो ग्रुप जो लगे हैं वो आइसोटोप हो गए, हाइड्रोजन और एक ड्यूटेरियम हो गया। अब बताओ, इन दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो अब हम क्या करें, तो CIP बोलता है जब एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो मास नंबर देखो, जिसका मास नंबर ज़्यादा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी, जिसका मास नंबर कम उसको सेकंड प्रायोरिटी। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट प्रायोरिटी बताओ अपोजिट साइड पर आ गए, तो ये हो गया E। यह CIP का दूसरा रूल। तीसरा रूल, मान लो सेम कार्बन से जो डिफरेंट ग्रुप लगे हैं उसमें पहला मिथाइल और दूसरा है एथाइल, और यहाँ पर लगा है CH2Cl और यहाँ लगा है CH2Br। हाँ देखो ध्यान से, सेम कार्बन से दो ग्रुप लगे हैं, डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, इनको प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज करना है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में एटॉमिक नंबर के अनुसार। अच्छा, इसका पहला एटम कार्बन, इसका भी पहला एटम कार्बन, दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। तो CIP बोलता है यदि पहला एटम सेम हो जाए तो आप दूसरे नंबर नेक्स्ट एटम को देखिए, नेक्स्ट एटम के दूसरे एटम को देखिए कि उनमें किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। अच्छा, नेक्स्ट देखा जाए तो इसमें हाइड्रोजन आता है, इसमें नेक्स्ट का हाइड्रोजन भी आता है, कार्बन भी आता है, तो CIP बोलता है उस पर ध्यान दो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो बताओ, कार्बन का ज़्यादा है, हाइड्रोजन का कम है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन ज़्यादा होने से इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसको हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे। कहने का मतलब पहला आइटम सेम हो जाए तो दूसरा आइटम देखो, दूसरे में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, और दूसरे पर हाइड्रोजन है, यहाँ दूसरे पर कार्बन है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज़्यादा। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। नीचे आ जाओ, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन, यहाँ भी कार्बन सेम है, आगे बढ़ो। सेकंड नंबर पे हाइड्रोजन भी है, ब्रोमीन भी है, सेकंड नंबर पे हाइड्रोजन भी है और क्लोरीन भी है, तो ध्यान उस पर दो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, वो है क्लोरीन और ब्रोमीन। हाँ, ब्रोमीन क्लोरीन में किसका ज़्यादा, तो इसको दे दो 1, इसको दे दो 2। अब बताओ 1 के सामने 1 आ गया, अब ये हो गया Z हो गया। बोलो समझ में आया? अच्छा, मान लो, सुनते जाओ बस, केवल सुन देखो, मान लो इस कार्बन से CH2OH लगा है और इस कार्बन से CHO लगा है, इस कार्बन से CH2NH2 लगा है, इस कार्बन से ना रुक जाओ, इस कार्बन से CH2Cl लगा है और इस कार्बन से CHCl2 लगा है। ध्यान से देखो, हाँ सबसे पहले देखो, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन, डायरेक्टली अटैच कार्बन, तो डायरेक्टली अटैच पहला आइटम बताओ दोनों का सेम है कि नहीं, तो CIP बोलता है आगे बढ़ो। सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर पर क्लोरीन, सेकंड नंबर पर क्लोरीन, सेकंड नंबर भी सेम हो गया है कि नहीं, सेकंड सेम, तो थर्ड देखो, हाँ थर्ड नंबर कुछ है ही नहीं,
थर्ड नंबर है ही नहीं, छोड़ो। सेकंड में यहाँ एक क्लोरीन है, सेकंड नंबर पे देखो दो क्लोरीन है। तो सीआईपी बोलता है जब एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देखो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जिधर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हो जाएंगे उसका महत्व ज़्यादा। ये हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी और ये हो गया सेकंड प्रायोरिटी। नहीं समझ में आया? पहले एटॉमिक नंबर देखिए, एटॉमिक नंबर सेम आ जाए तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखिए, जिधर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा उसका महत्व ज़्यादा। इधर 1 ये 2। अब देखो यहाँ 2 क्लोरीन, इधर 1, मान लो इधर हम 3 क्लोरीन कर देते तो ये 1 ये 2 हो जाता। अच्छा मान लो इधर 2 क्लोरीन है, इधर 1 ब्रोमीन है, अब बताओ किसको 1 2 दे? ब्रोमीन वाले को, क्लोरीन वाले को? पहले एटॉमिक नंबर देखो, यदि वो सेम हो जाए तब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को महत्व दो। तो एटॉमिक नंबर पता ब्रोमीन का क्लोरीन से, तो ये हो गया 1 ये हो गया 2। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को महत्व तब दिया जाएगा जब एटॉमिक नंबर दोनों का सेम हो जाए, तब हम कहेंगे ये 1 और ये हो गया 2। इसलिए पहले एटॉमिक नंबर को महत्व देना है और वो सेम हो जाए तब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को महत्व देना है। जितना बोल रहे हैं सब हम लिखवा देंगे, लेकिन एब्सोल्यूट में जाके लिखवाएंगे, अभी समझो केवल। आगे चलो, इधर आ जाओ। इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन, इससे भी कार्बन। आगे बढ़ो, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, यहाँ भी सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, लेकिन फ़र्क है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। तो सीआईपी बोलता है जब डबल बॉन्ड आ जाए ना तो उसको ब्रेक करके डुप्लीकेट कर दो, ब्रेक एंड डुप्लीकेट। हाँ क्या बोलता है? पाई बॉन्ड ब्रेक एंड डुप्लीकेट, पाई बॉन्ड ब्रेक एंड डुप्लीकेट। अब देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड है तो हमने क्या किया, इसको ब्रेक किया और डुप्लीकेट करेंगे। पता है 1 पाई तोड़ो 2 सिग्मा बनता है, 1 पाई तोड़ो 2 सिग्मा बनता है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड दिखा दिया। अब 1 पाई तोड़ा 2 सिग्मा दिखाया, ठीक है। बॉन्ड तो डबल हो गया लेकिन एटम भी तो डबल होगा ना। गर्दन तो लगाई, सर लगाएंगे तब ना मालिक्यूल तैयार होगा। अब क्या एटम लगाएं? अच्छा इस कार्बन से पाई के थ्रू क्या जुड़ा था? तो ऑक्सीजन जोड़ो। इस ऑक्सीजन से पाई के थ्रू क्या जुड़ा था? तो कार्बन जोड़ो। अब ये हो गया पाई बॉन्ड ब्रेक एंड डुप्लीकेट, बॉन्ड भी डबल एटम भी डबल। इसका मतलब पाई बॉन्ड ब्रेक एंड डुप्लीकेट। चलो आगे चलो। हाँ इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन, यहाँ भी कार्बन सेम। आगे बढ़ो, सेकंड नंबर पे 1 ऑक्सीजन, सेकंड नंबर पर 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। यहाँ नंबर ऑक्सीजन ज़्यादा है, नंबर ऑक्सीजन कम है। ये हो गया 1 ये हो गया 2। अच्छा 1 1 सेम साइड, ये हो गया जेड। आंसर आ गया जेड। बोलो बात समझ में आया? अच्छा मान लो इस कार्बन डबल बॉन्ड से यहाँ लगा है CH2NH2 और इस कार्बन से लगा है साइनाइड। हाँ इधर से लगा है विनाइल, इधर से लगा है एल्काइन एसिटाइलिन। ये साइनाइड है, ये एल्काइन है एसिटाइलिन। हाँ अब देखो इस कार्बन से 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, इनको प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। हाँ डायरेक्टली अटैच, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन, यहाँ भी कार्बन सेम है ना। आगे बढ़ो, सेकंड नंबर पे नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन, अब भी सेम है। फर्क है यहाँ सिग्मा है और यहाँ पाई है, तो पाई है तो पाई बॉन्ड ब्रेक एंड डुप्लीकेट करो। अच्छा पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, डुप्लीकेट। अच्छा क्या लगाएं? यहाँ क्या लगेगा? यहाँ C लगेगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन से पाई के थ्रू कार्बन जुड़ा था तो कार्बन जुड़ेगा, और इस कार्बन से पाई के थ्रू नाइट्रोजन जुड़ा था तो नाइट्रोजन आ जाएगा। फिर पाई बॉन्ड ब्रेक करो, फिर डुप्लीकेट करो। अच्छा इस नाइट्रोजन से पाई के थ्रू कार्बन, कार्बन, इस कार्बन से पाई के थ्रू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ये हो गया पाई बॉन्ड ब्रेक एंड डुप्लीकेट।
अब देखो, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन, यहां भी कार्बन, आगे बढ़ो। सेकंड नंबर पर एक नाइट्रोजन, सेकंड नंबर पर 3 नाइट्रोजन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन ज्यादा है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। बोलो क्लियर? अच्छा, मन में आएगा कि मान लीजिए यहां एक हाइड्रोजन हटा के एक NH2 और लगा दिया गया होता पहले से, तब हाँ, तब भी यहाँ 2 नाइट्रोजन और यहाँ कितने हुए? 3 नाइट्रोजन, अभी भी ज़्यादा है। फिर कहोगे अच्छा एक NH2 और लगा दिया जाए तब, अब इस कार्बन से 3 नाइट्रोजन, इससे भी 3 नाइट्रोजन, देखो हाँ, तो जब दूसरा आइटम सेम तो तीसरा देखो, हाँ तीसरे नंबर पे देखो हाइड्रोजन है, जबकि तीसरे नंबर पर फिर कार्बन है, अभी भी कार्बन का टाई नंबर हाइड्रोजन से अभी भी 1, ये 2 ही रहेगा। फिर कहोगे अच्छा ऐसी बात है तो यहां पर एक मिथाइल लगा दीजिए। अब देखो, इस कार्बन N के बाद तीसरे नंबर पर एक कार्बन है, जबकि इसमें देखो 2 कार्बन है, अभी भी नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। अच्छा, तो एक मिथाइल और लगा दीजिए, आप बताइए। मतलब ये ग्रुप ऑलरेडी लगा था, पहले से था, और ये डुप्लीकेट किया गया है। अब बताइए किसको महत्व दें? यहाँ भी 3 नाइट्रोजन, यहाँ भी 3 नाइट्रोजन, N से यहाँ 2 कार्बन, यहाँ भी N से 2 कार्बन। अब तो स्थिति बराबर हो गई है, स्थिति दोनों साइड बराबर हो चुकी है, तो CIP बोलता है ये पहले से लगा था, ये ओरिजिनल था, और ये डुप्लीकेटेड है, तो ओरिजिनल का महत्व डुप्लीकेट से ज़्यादा होगा। मतलब अब ये हो गया 1, ये हो गया 2। बोलो, समझ में आया? जो काम ऊपर किए वही नीचे से भी होगा, वह यहाँ भी होगा, सेम वही चीज कर सकते हैं ना। बेल बज गया इसलिए हमने सुना दिया केवल जल्दी में, और जब एब्सोल्यूट पर आएंगे सब लिखवा देंगे, और इसी कंसेप्ट से RS निकालेंगे, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ EZ वहाँ RS। बोलो, एक होमवर्क देते हैं जरा, इसी संबंधित है, इसी से। हाँ, हाउ मैनी टोटल आइसोमर of C2FCl Br I. How many total isomer C2FCl Br I? टोटल आइसोमर, इसमें स्ट्रक्चर जितना आज हम पढ़ाए हैं आज तक का पूरा हिसाब चाहिए, स्ट्रक्चर और ज्योमेट्रिकल, EZ भी इसी में शामिल है। ठीक है, ये होमवर्क है, इसको बना के लाना है, पूरा कॉपी बना के लाना, ऐसे नहीं कि हवा में बनाना, कॉपी पे बना के लाना। हो जाएगा? तो देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कंप्लीट है। अब इसकी प्रॉब्लम शीट आज हम बंटवा देते हैं, स्ट्रक्चर और ज्योमेट्रिकल की। अब तुम्हारा काम है उसको लगाओ और उसका हमसे डिस्कशन करा लो। ठीक है, उसमें टाइम लगेगा लगा के डिस्कस कराने में। तब तक हम क्या करते हैं, कल से हम रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, इक्विवेलेंट कंसेप्ट। मोर कंसेप्ट तो चल ही रहा है साथ साथ में, तो उसका एक पैरेलल है इक्विवेलेंट कंसेप्ट। उसमें आएगा सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन, वैलेंसी फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट, और फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, और उसी में आएगा वॉल्यूमेट्रिक, स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम, सब उसी में आ जाएंगे। मतलब स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम लगाने के 2 कंसेप्ट हैं, मोल कंसेप्ट, इक्विवेलेंट। तो एक मोल कंसेप्ट तो चल ही रहा है, अब ये थोड़ा दूसरा लेवल है इक्विवेलेंट कंसेप्ट, कल हम वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और जब तक तुम लोग जो शीट मिली रहेगी उसको लगाए रहोगे, उसका डिस्कशन करा के फिर आगे बढ़ेंगे बाद में। कंबाइंड टेस्ट में जितना पढ़ा दिया उतना आएगा, जितना कवर हो चुका। जोर से सिलेबस लगा है, हम चेक करवा लेते हैं, देख लेते हैं, जितना पढ़ाएगा उतना ही आएगा, जितना हो चुका है उतना ही आएगा। नहीं, वो उस समय 12 का लिखा, वो 12 का है।
वो जो लिखा है वो 12 का उनका हो चुका है, उनका लिया गया। हाँ, तुम लोग में क्या हुआ? पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, IUPAC, क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाँ उसके बाद मोल कंसेप्ट और ये आइसोमरिज्म। जितना पढ़ा है उतना बस।